Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing ministries and schemes. So let's continue our discussion. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये जो है जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक होते हैं, सामान्य सामान्य रूप से जो श्रमिक होते हैं उनके हितों की सुरक्षा करना और उसको सेफगार्ड देना इसका काम है। और जो पुअर, डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है उनके भी हितों की रक्षा और सेफगार्डिंग करना इसका काम है। और इसमें जो अटैच ऑफिसेज हैं वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर हैज द पावर टू रेस्ट्रिकेट एनी लेबर्स इन द चार्ज ऑफ द कंट्री। कोई भी लेबर जो चार्ज में है कंट्री में उसको रेस्ट्रिकेट करने का पावर इसके पास होता है। और जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट एंड लेबर ब्यूरो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, माइंस जो खदान है उसकी सुरक्षा से संबंधित जो डायरेक्टरेट जनरल है, और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट आर्बिट्रेशन बॉडी है ये। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ये जो है एक डेडिकेटेड श्रम सुविधा पोर्टल है, ठीक है, जो कि जो 6 लाख यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनको लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है इसके द्वारा। और ये जो है उनको एक फाइल जो ऑनलाइन कॉम्प्लायंसेस रहती हैं वो फाइल करने की अनुमति देता है। 44 जो लेबर लॉज हैं उसमें से 16 में ये ऑनलाइन कंप्लायंसेस जो है फाइल की जा सकती हैं। ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम फॉर द रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर द इंस्पेक्शंस, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट ह्यूमन discretions in the sections of units of the inspection and uploading of inspections reports within 72 hours of inspection mandatory। और ये एक होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसको यूएएन नंबर से जो है जाना जाता है, जो ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट से रिलेटेड है। और ये पोर्टेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल होता है। अप्रेंटिस प्रोत्साहन स्कीम क्या है? ये जो अप्रेंटिस होते हैं इनको हिंदी में अगर देखा जाए तो शागिर्द बोलते हैं, ठीक है। तो जो अप्रेंटिस होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। और इसमें जो है 50% का जो स्टाइपेंड पेड किया जाता है अप्रेंटिस को, जो फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ देयर ट्रेनिंग, उनके जो प्रशिक्षण है उसके पहले 2 वर्षों में। एंड रिवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंट्रोड्यूसिंग ए स्मार्ट कार्ड, इसमें एक स्मार्ट कार्ड जो है वर्कर्स को दिया जाता है असंगठित क्षेत्र के, और जिसमें जो है 2 या उससे अधिक जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, समाज सुरक्षा से संबंधित योजनाएं होती हैं, जैसे आम आदमी बीमा योजना और नेशनल ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके जो है डिटेल्स उसमें होते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, और इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे वो सारे जो रजिस्टर्ड ईपीएफओ हैं, ये बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई किया जाएगा वो एक वैलिड लिन यानी कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के माध्यम से ही किया जा सकता है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ईपीएफओ के थ्रू ही किया जाएगा। और गवर्नमेंट इज पुइंग फुल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू 12% ऑफ ऑल सेक्टर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फुल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा 12% दिया जा रहा है सभी सेक्टर्स को 3 सालों के लिए। और जो न्यू एम्प्लॉयर्स होंगे जो कि 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफओ में जिन्होंने रजिस्टर कराया होगा, एंड विद जिनकी सैलरी जो है 15,000 पर मंथ तक होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्डेड यानी जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके लिए जो है एक स्कीम है उनके पुनर्वास से संबंधित। और ये उनको जो है वित्तीय सहायता उनके पुनर्वास के लिए दिया जाता है। जो लेबर रेस्क्यूड किए जाते हैं, बॉन्डेड लेबर जो होते हैं बंधुआ मजदूर, इनमें जो है जो मेल वयस्क लाभार्थी होगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो स्पेशल कैटेगरीज के लाभार्थी होंगे जैसे कि महिला और बच्चे हैं उनको 2 लाख रुपए। और जो कि काफी गरीबी वाले कंडीशन में और मार्जिनलाइज्ड होंगे, जैसे कि ऑटेंसिबल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हुआ हो या फिर ट्रैफिकिंग जो इनके साथ हुई हो, उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्येक राज्यों में बनाए जाएंगे।
और जो पेनाल्टीज जो 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 परपेचुएटर्स होंगे, जो जिन्होंने बंधक बनाया होगा, उनसे जो पेनाल्टीज ली जाएगी, ठीक है, कन्विक्शन के बाद, ठीक है, वो इसमें डिपॉजिट की जा सकती है। और इसका जो उपयोग है वो तुरंत जो है, जो बॉन्डेड लेबर जो रिलीज किए जाएंगे, उनके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, इंटेंडेड बेनिफिशियरीज कौन होंगे इसमें? एक तो जो बाल मजदूर होंगे, ठीक है, जिनकी एज 14 साल से कम होगी, और कुछ पहचाने गए लक्षित क्षेत्रों में इनको देखा जाएगा। और जो एडोलसेंट वर्कर्स होंगे बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र के जो किशोर होंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी खतरनाक जो ऑक्यूपेशंस में लगे होंगे या प्रक्रियाओं में लगे होंगे। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ये, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज जो है, जो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर गठित की जाएंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी? ये सर्वे करेंगी, और जो बाल मजदूर होंगे, जो खतरनाक ऑक्यूपेशन या प्रक्रियाओं में लगे होंगे, उनका सर्वे किया जाएगा इसके माध्यम से। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर या पेंसिल पोर्टल, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जो कि सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट और जो सारे प्रोजेक्ट सोसाइटीज हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। और इसके 5 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम होगा, इसमें एक कंप्लेंट कॉर्नर होगा जहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है, और एक राज्य सरकार का होगा, एक NCLP होगा, और एक कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। एट द लेवल स्टेट लेवल मॉनिटरिंग इज टू बी डन बाय स्टेट रिसोर्स सेंटर, स्टेट जो रिसोर्स सेंटर है, राज्य संसाधन केंद्र, उसके द्वारा इस राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो कि स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में जिसका गठन किया जाएगा, जो कि जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? ये जो नेशनल कैरियर सर्विस है, NCS पोर्टल है, जो कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है, पंजीकरण की। जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब जॉब चाहते हैं, और जो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्लेसमेंट करने वाली जो संस्थाएं हैं, और जो प्रशिक्षण देने वाले हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन, वो सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी NCS पोर्टल पर। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित वन व्यक्ति जो कल्याण योजना है, ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उन वर्कर्स को जो चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, जो बेरोजगार का पैटर्न जो बदल जाता है, तो जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो इसमें लाभार्थी होंगे, उसमें वो लाभार्थी होंगे जो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जो इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, जिसमें ये जो लोग जो का एम्प्लॉयज जो कर्मचारी इसके अंदर कवर्ड होंगे, उनको ये इससे लाभ मिलेगा। और कैश बेनिफिट गिवन टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, जो नए जॉब की खोज कर रहे हैं बेरोजगार लोग, उनको कैश बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि वो पिछले 4 जो कंट्रीब्यूशन पीरियड्स होंगे उसमें से जो एवरेज उनकी सैलरी होगी पर डे की, उसका 25% दिया जाएगा। और जो 90 डेज के तक से बेरोजगार होंगे, ठीक है, जीवन में, उनको दिया जाएगा। एंड द मनी विल बी पेड फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ESI स्कीम, उनके जो खुद के सहयोग होगा ESI स्कीम में, उसी में से ये पैसा दिया जाएगा। PM श्रम योगी महादान योजना, PM श्रम योगी महादान योजना जो है असंगठित क्षेत्र में पेंशन की स्कीम है, और जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे वो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स होंगे, कर्मी होंगे, जिनकी मंथली इनकम जो है 15,000 या फिर उससे कम होगी, और जो जो एंट्री एज 18 से 40 ईयर्स तक के होंगे। और दे शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम के तहत उनको नहीं होना चाहिए। और जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम है उसमें भी नहीं होंगे, या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, प्रोविडेंट फंड जो देती है ऑर्गेनाइजेशन EPFO, उसमें भी इनको इसके उसके तहत भी इनको कवर नहीं होना चाहिए। और न ही वो जो है एक आयकर दाता हो जो टैक्स भरते हो। और जो पेंशन होगी वो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो होगा वो 3,000 प्रति माह होगा 60 साल की एज के बाद। और डेथ के दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है पेंशन प्राप्ति के दौरान, तो जो उनके स्पाउस होंगे, पति पत्नी जो होंगे, ठीक है, वो उनको जो है 50% जो पेंशन दी जाएगी, 3,000 का 50%। और अगर डेथ 60 साल से पहले हो जाती है, तो जो स्पाउस होगा
वो इसको ज्वाइन कर सकता है और रेगुलर पेमेंट कंट्रीब्यूशन के माध्यम से इसको जारी रख सकता है। और फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, केवल जो है पति या पत्नी को है फैमिली पेंशन जो है उन पर लागू होगा। मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो व्यापारी हैं और जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय पेंशन स्कीम है, योजना है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है, इसमें जो है मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो दिया जाता है लघु व्यापारियों को, जो छोटे लघु व्यापारी होते हैं उनको एक न्यूनतम जो है निश्चित पेंशन दी जाती है मासिक आधार पर। और जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे वो ट्रेडर्स होंगे जिनकी एज ग्रुप 18 से 40 वर्ष की होगी और इनका जो भी एनुअल टर्नओवर है वो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ से सॉरी। और इनके पास एक सेविंग बैंक बचत बैंक खाता होना चाहिए, उनके नाम पर आधार कार्ड होना चाहिए और जो APFO, ESI, NPS, NPM, PMSYM या इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वॉलंटरी और जो स्वेच्छा से और सहयोग के आधार पर जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं। एक्सटेंशन ऑफ द PM श्रम योगी मानधन योजना, जो इसका विस्तार है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए पेंशन फंड, ये एक पेंशन फंड जो है बनाएगी और जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जिसकी देखरेख होगी, जो प्रशासक होगा। और 50% मंथली कंट्रीब्यूशन जो होगा पेएबल होगा बाय बेनिफिशियरी, लाभार्थियों के द्वारा 60 वर्ष की उम्र तक के लिए। और जो इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और सेलिब्रेशन ऑफ पेंशन वीक या पेंशन सप्ताह मनाया जाएगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है जो कि सोशल सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि एम्प्लॉयज की जरूरतों को देखते हुए है वो जारी करेगी। और ये दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा और जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड में रिमीट किया जाएगा। और ESIF जो है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस फंड, वो ESI एक्ट 1948 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, नियमित किया जाता है। और इसका जो प्रशासन है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखता है। समाधान पोर्टल जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, जो औद्योगिक विवाद हैं, उनकी निगरानी करता है, उनको समाप्त करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए ये लाया गया है। और ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर कंसोलिडेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड एजुकेशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का किया जाएगा इसमें। और जो सारे हितधारक हैं गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और लेबर, वो उनको एकीकृत मंच पर लेकर के आया जा रहा है यहाँ पर। और जो वर्कर्स हैव ऑप्शंस टू गो टू द लेबर कोर्ट, जो वर्कर्स होंगे, कामगार होंगे, कर्मी होंगे, उनको लेबर कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है। इन केस नो एक्शन इज इनिशिएटेड, कोई भी एक्शन अगर नहीं लिया जाता है 45 दिनों के भीतर जो डिस्प्यूट ऑनलाइन रेज करने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय। ये जो है जो भी कानूनी मामले हैं और जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज हैं, विधायन से संबंधित गतिविधियां हैं और प्रशासन और जो जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रशासन है उसको देखती है। और इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसके अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की बात अगर करें तो ये एक जो जो कई सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको सलाह देता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है इज लिटिगेशन जो है इसका मेन फंक्शन है। और ये कन्वेंसिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ द काउंसिल टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है। इसके द्वारा ये जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, संघ के बिहाफ पर प्रेजेंट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स हैं। लॉ कमीशन
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड लीगल एड टू द पुअर, ये सब इसके तहत आता है। गरीब लोगों को कानूनी सहायता देना। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये जो है जो प्रमुख जो विधायन होते हैं, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे संबंधित है। और बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, बिल्स को जो पार्लियामेंट में या ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, और बिल्स जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, रखे जाने चाहिए। और ये इलेक्शन लॉज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, ठीक है, उससे संबंधित है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अप टू द डेट द स्टेटस इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज आल्सो विद द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, जो कि कई जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट्स जो पूरे इंडिया के कोर्ट्स हैं वहाँ पे देखा जाता है। और मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ द कंडीशंस एंड रूल्स ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस। प्रो बोनो लीगल सर्विस, प्रो बोनो लीगल सर्विस ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो है जो इंटरेस्टेड लॉयर्स हैं वो अपने आप को वॉलंटियर प्रो बोनो सर्विस के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। फॉर ए अनप्रिविलेज्ड लिटिगेंट्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड इट, जो कि गैर विशेषाधिकार प्राप्त लिटिगेंट्स होते हैं, अपीलकर्ता होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है, जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो लिटिगेंट्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कैन अप्लाई फॉर लीगल एड एंड एडवाइस फ्रॉम द प्रो बोनो लॉयर्स। प्रो बोनो लॉयर्स जो से जो है अगर लीगल एड्स, कानूनी सहायता और सलाह चाहिए होगी तो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकती है। न्याय मित्र, न्याय मित्र रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस अक्रॉस द सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ जो चुनिंदा जिले होंगे वहां पर जो केसेस पेंडिंग में हैं उनकी मात्रा को कम करेगा। और स्पेशल फोकस जो होगा मोर देन जो 10 सालों से जो पेंडिंग केसेस होंगे उस पर होगा। और जो न्याय मित्र है वो रिटायर्ड जुडिशियल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है लीगल एक्सपीरियंस वाले, वो इसमें न्याय मित्र कहे जाएंगे। And they shall also refers the marginalized application to लोक अदालत for dispute resolution। जो marginalized applicants हैं लोक अदालत में, ठीक है, उनको भी वो संदर्भित कर सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। एंड द प्रोजेक्ट वुड बी ऑपरेटेड आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर हाउस इन द CSE ई कोर्ट्स इंटीग्रेशन मिशन मोड प्रोजेक्ट। और ये जो है हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके अंदर आने वाले, उनमें लागू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसका जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था वो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005 में इसका कॉन्सेप्ट बना था। और जो ई कोर्ट्स नेशनल पोर्टल है, ये ऑनलाइन सेवाएं देगा। जो लिटिगेंट होंगे, जैसे कि डिटेल्स ऑफ केस रजिस्ट्रेशन, जो केस पंजीकरण का पूरा विवरण दिया जाएगा, कॉज लिस्ट दिया जाएगा, केस स्टेटस, डेली ऑर्डर्स और फाइनल जजमेंट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो ई कोर्ट्स नेशनल पोर्टल पर मिल सकती हैं। टेली लॉ इनिशिएटिव जो है एक पोर्टल है जो कि जो कानूनी सहायता है उस तक पहुंच को आसान बनाता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं और जो गांव में रहने वाले सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके लिए। और इसका जो एम है वो जो कानूनी सलाह है, एक एक्सपर्ट पैनल, जो लॉयर्स का एक्सपर्ट पैनल होगा उनके माध्यम से इसकी डिलीवरी करनी है, ठीक है। सैंक्शन एट द स्टेट लेवल, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी enable people to seek legal advices from lawyers through the video conferencing। जो lawyers से जो है ये legal advice भी ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी। और जो every CSC will be engaged in a paralegal volunteer first point of contact for the rural citizens। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, ये भी एक वेब पोर्टल है जो
जो कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो विभिन्न के जो कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करना और उसको हैंडलिंग करना है। और इसका लक्ष्य क्या है, जो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स केसेस बीइंग हैंडल्ड बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑन ए सिंगल वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे रखे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खदान मंत्रालय, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी मिनरल्स हैं, जो भी खनिज हैं, जो माइनिंग के लिए, और मेटलर्जी फॉर नॉन फेरस मेटल्स, जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है, और जो माइनिंग्स होते हैं उनका सर्वे सर्वेक्षण किया जाएगा, उनका अन्वेषण किया जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पास होगी, जो कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को छोड़कर, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, निकल हो गया, जो नॉन फेरस मेटल है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एमएमडीआर एक्ट जो है, उसका प्रशासन ये देखा जाता है इसके द्वारा, जो कि सारे माइंस और मिनरल्स जो कोल और लिग्नाइट को छोड़ करके, ठीक है, उसको शामिल किया जाता है। और इसमें जो कुछ बॉडीज हैं, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नालको एंड एससीएल। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा लागू की जाएगी। और ये एक जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, गैर लाभकारी ट्रस्ट है, जो कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा बनाया गया था। और जो सारे जो माइन होल्डर्स हैं उन्होंने इसमें 10% का कंट्रीब्यूशन, जो उनकी रॉयल्टी है डीएमएफ के तौर उसके माध्यम से किया है। और इफ माइनिंग लीज आर ग्रांटेड आफ्टर द जैन 2015, अगर जो माइनिंग लीज 2015 के बाद दी गई है उसके लिए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है, जो भी लोग और जो क्षेत्र माइनिंग और इससे जो रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनके हित के लिए काम करना, वर्क फॉर इंटरेस्ट। एंड अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा विल बी रिक्वायर्ड, ग्राम सभा के द्वारा उसका जो अप्रूवल है वो जरूरी है कि सभी प्लान्स के लिए, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो PMKKY के द्वारा विलेज में या फिर कोई सी अनुसूचित क्षेत्र में किए जा रहे हैं। टामरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशंस। ये एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि द प्रोसेस ऑफ वेरियस स्टेटरी क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए जो भी सांविधिक क्लियरेंस है, ठीक है, और जो प्रक्रिया है उसको बताया जाता है यहाँ पर। और ये ब्लॉक वाइज, स्टेट वाइज और मिनरल वाइज जो सूचना है, जो ब्लॉक और जो कि नीलाम किए जाने वाले हैं उनका दिखाता है। प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि, ये जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज थ्रू सैटेलाइट्स, इसके उनके बीच में हुआ था। और ये जो था माइनिंग जो एक्टिविटीज है, खनन की जो गतिविधियां हैं उसकी निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से करने के लिए किया गया था। और ये भुवन बेस्ड सर्विस है। भुवन बेस्ड सर्विस विल बी यूज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द पीरियोडिक चेंजेस ऑफ द माइनिंग एरिया, जो माइनिंग एरिया में समय के साथ परिवर्तन होगा उसको भुवन बेस्ड सर्विस के माध्यम से देखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से 29 जनवरी 2006 को अलग करके बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं माइनॉरिटीज रिलीजियस कम्युनिटी के लिए भारत में, उसके लिए एपेक्स बॉडी होगी, जिसमें मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जेरुस्ट्रियंस एंड जैन्स भी शामिल किए जाएंगे। और इसमें जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी शामिल किया जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसके भी प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा।
and protection and preservation of non-Muslim Shreens in the Pakistan and Muslim Shreens in the India in terms of the Pant Mirza Agreement of 1955. जो नॉन मुस्लिम सीरीन्स हैं और जो पाकिस्तान में और जो मुस्लिम सीरीन्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो पंत मिर्जा एग्रीमेंट हुआ था 1955 में। उसके तहत इसकी सुरक्षा और इसका संरक्षण जो है दोनों इस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसमें जो संस्थान है, संगठन है जो शामिल है, वो है एक तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी और कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई अल्पसंख्यक। साइबरग्राम जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर से रिलेटेड जो ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत दी जाएगी और उनको जो है बेसिक आईसीटी स्किल्स जो है वो प्राप्त कराया जाएगा। और जो इससे संबंधित बेनिफिशियरीज होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज स्कूल एंड हैविंग नो फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जिनके पास कंप्यूटर एजुकेशन की कोई भी सुविधा नहीं है। कंपोनेंट ऑफ मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एमएसडीपी जो है, इसका लक्ष्य क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है माइनॉरिटीज की उसको डेवलप करना है और उनको जो बेसिक आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी 75-25 के रेशियो पे होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और जो सिक्किम है उनको मिला करके उसमें वहां पे जो है 90 और 10 के रेशियो पर होगा। ये जियो पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है, उसको सुरक्षित करना है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो काउंसलिंग और वर्कशॉप किया जाएगा पॉलिसीज लोगों का, और जो इस कम्युनिटी का हेल्थ है उससे भी जुड़ा होगा। क्रेचेस, चाइल्ड केयर सपोर्ट दिया जाएगा। क्रेच जो होते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनके लिए बनाया जाता है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए ऑफिसेज में। और जो सीनियर सिटीजन ऑनरेरियम फॉर द चाइल्ड केयर एंड असिस्टेंट फॉर द एल्डरली, मेडिकल असिस्टेंट जो है दिया जाएगा, चिकित्सकीय सहायता, वित्तीय सहायता फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ART, जिसमें कि IVF और सरोगेसी भी शामिल है। और आउटरीच प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब भी किया जाएगा इसमें। नई रोशनी, इसका जो लक्ष्य है नई रोशनी का, ये है जो माइनॉरिटी वीमेंस हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको सशक्त करना है, एक तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना है। और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स इन गांव में और अर्बन लोकेलिटीज में जो लोकल बॉडी लेवल पे इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये इन जो कुछ चुने हुए NGOs होंगे उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस्ताद, upgrading the skill and training in traditional art craft for development। उस्ताद जो है upgrading the skill and training in the traditional art and craft development। ये जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत आर्ट हस्तशिल्प है, उसमें हस्तशिल्प कला है, उसमें जो है कौशल और ट्रेनिंग के लिए ये लाया गया है। इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, एक तो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज होंगी और नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जैसे कि 25% बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे, और जो माइनॉरिटीज बिलोंगिंग टू PH कैटेगरीज, उनको 3% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो माइनॉरिटी वुमेन है उनको 33% सीट दी जाएगी। और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ये, ठीक है। और ये अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग थ्रू द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश एंड IT will also be provided। उस्ताद अप्रेंटिस स्टाइपेंड जो है शोध और अनुसंधान और विकास के लिए दिया जाएगा। और एग्जीबिशन मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द हुनर हाट एंड शिल्प उत्सव के माध्यम से, ये हुनर हाट और शिल्प उत्सव जो किया जाएगा, उनका जो प्रोडक्ट है उसको वहां पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा और उसका विपणन किया जाएगा। हुनर हाट जो है ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स इसके उस्ताद स्कीम के तहत किया जा रहा है। और दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स ऑफ
master artisan, craftsman and culinary expert belonging to the minority communities। जो अल्पसंख्यक जो कम्युनिटीज हैं उनसे जो 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 भी कलाकार और क्राफ्ट्समैन और कलरीज होंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनको उनके लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। हुनर हब, हुनर हब जो है ये सभी राज्यों में स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर जिन जिन जो कलाकार हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी जो वर्तमान आवश्यकताएं होंगी उसके अनुसार। और नई मंजिल जो है प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन अप टू लेवल 8th और 10th टू द स्कूल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनको एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, और उनको सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। ये जो काम किया जाएगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से किया जाएगा, और जो अदर स्टेट या फिर जो अदर स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है उसके माध्यम से। और जो नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 9 to 12 मंथ का, उसमें इन जो बेसिक ब्रिज प्रोग्राम उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा फॉर क्लास 8th and 10th, सॉरी 8th and 9th के लिए इज प्रोवाइडेड। एंड मिनिमम 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स। इसमें जो न्यूनतम 30% जो सीट्स हैं माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स होगा इस स्कीम को, और इसके अंदर जो महिलाएं ट्रेन की जाएंगी नई रोशनी स्कीम के तहत, उनके अंदर जो है लीडरशिप का डेवलपमेंट किया जाएगा माइनॉरिटी वुमेन्स के अंदर, और उनको मोबिलाइजर्स फॉर दिस स्कीम, उनको मोबिलाइजर्स फॉर दिस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। पढ़ो प्रदेश, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। मतलब जो ब्याज सब्सिडी स्कीम है ये, और 30% जो सीट है इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएंगी। नई उड़ान, ये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो प्री एग्जामिनेशन है वो अगर वो क्लियर कर लेते हैं, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो ये प्रीलिम्स अगर क्लियर कर लेते हैं तो इनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा इन कैंडिडेट्स को। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो अभी इस लेक्चर में बस इतना ही हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।